हेलो। हम जनरल साइंस पढ़ रहे थे और हमने हमारा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट करेंगे वसा। आज जो हमारा रहेगा वसा या लिपिड। अब जो ये है 1 ग्राम वसा से हमें 9 से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन इनमें सबसे मैक्सिमम है। अब जो वसा है उसमें तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं? एक तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है, इसमें मात्रात्मक ऑक्सीजन की मात्रात्मक कमी होती है। कार्बन और हाइड्रोजन तो पूर्ण मात्रा में होते हैं, पर ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है। अब फिर हमने ये देख लिया था कि लंबे समय तक ऊर्जा हमें वसा ही प्रदान करती है। लंबे समय तक ऊर्जा हमें देती है वसा। ये 12 सप्ताह तक देती है। इसके बाद हमने देखा था कि अतिरिक्त वसा जो हमारे शरीर में त्वचा के नीचे संचित हो जाती है, और जो वसा हमारे त्वचा के नीचे संचित होती है वो एडिपोज उत्तक में होती है। तो इसको नोट कर लेंगे हम। अतिरिक्त वसा का संचय त्वचा के नीचे एडिपोज उत्तक में होता है। जो वसा का संचय है वो एडिपोज उत्तक में हो जाता है। अब ये जब वसा संचित हो जाती है तो इससे मोटापा आ जाता है अपने। मोटापा आने का मुख्य कारण ही वसा होता है। पर ये जो एडिपोज उत्तक होता है ये हमें आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। एक तो इसका दूसरा काम होता है, ये उष्मीय कुचालक होता है, जिससे हमारे शरीर का तापमान नियत बना रहता है। कुचालक। इसके बाद वसा द्वारा अवशोषित और संश्लेषित किया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? ये होता है विटामिन डी, जिसको हम कैल्सीफेरोल कहते हैं। वसा द्वारा अवशोषित व संश्लेषित विटामिन, ये होता है विटामिन डी। इसको हम कैल्सीफेरोल कहते हैं। बाकी विटामिन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब जो वसा होती है
इसका एक पार्ट होता है इर्गेस्टिरोल। ये जो है, ये जब सनलाइट में आता है, सनलाइट के संपर्क में आता है, तो ये विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। और विटामिन डी जो होता है वो हमारे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण कर उसकी आपूर्ति करता है। जो इर्गेस्टिरोल है, ये एक टाइप की वसा है। जब हमारे शरीर पे सनलाइट गिरेगी तो ये इसको विटामिन डी में चेंज कर देगी। और विटामिन डी जो है, ये हमारे शरीर में कैल्शियम की को अवशोषित करके और उसकी आपूर्ति को पूरा करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वसा। ये दो टाइप की होती है। एक तो होते हैं वसीय अम्ल, दूसरा होता है ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल 3 टाइप के होते हैं और ग्लिसरॉल 1। तो कभी-कभी रेशो पूछा जाता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का वसा के अंदर, तो 3:1 आता है। अब ये जो 3 टाइप हैं, ये कौन से हैं? स्टीयरेटिक, दूसरा पामिटिक और तीसरा होगा ओलिक। एक चीज हमने पहले ही देख ली थी, ऊंट की कुबड़ जो होती है उसमें एडिपोज उत्तक होता है कि होती है। ये जो कुबड़ है ये एडिपोज उत्तक से बनी होती है, जिसमें वसा का संग्रहण या स्टोरेज होता है। इसी कारण ऊंट जो है ये कई दिनों तक बिना भोजन किए भी रह सकता है। अब देखते हैं अलग अलग वसाएं। पहली होती है सरल वसा या लिपिड। ये जो है सरल, ये भी दो टाइप की होती है, एक तो संतृप्त और एक असंतृप्त। अब इनके बीच में हम अंतर देखते हैं। जो संतृप्त वसा होती है वो एकल एस्टर बंध। शुरू में हमने देखा था कि वसा एक दूसरे से एस्टर बंध से जुड़ती है, तो संतृप्त के अंदर एकल एस्टर बंध होता है और असंतृप्त में द्वि एस्टर बंध ये पाया जाता है। जो संतृप्त वसा होती है वो जंतुओं से प्राप्त होती है और असंतृप्त है वो वनस्पति से प्राप्त। अब संतृप्त वसा का उदाहरण क्या रहेगा? जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसा घी, घी हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। और वनस्पति से प्राप्त वसा जो असंतृप्त होती है वो हमें प्राप्त होती है ऑयल या तेल। अब जो संतृप्त वसा होती है उसका गलनांक उच्च होता है, उच्च गलनांक। और इसी टाइप से असंतृप्त का निम्न गलनांक।
अब जो संतृप्त वसा होती है वो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है और असंतृप्त वसा लाभदायक होती है। और जो घी है वो ऑयल से ज्यादा हानिकारक है मनुष्य के लिए। इसके बाद एक आता है अपवाद। अपवाद में यहां लिखा जाता है मछली का लीवर ऑयल। अब ये जो है मछली का लीवर ऑयल, ये संतृप्त वसा है पर इसका गलनांक उच्च नहीं होता, ये निम्न गलनांक पे रहता है। और इस साइड अपवाद आता है नारियल का तेल या फिर ताड़ का तेल। अब नारियल का तेल जो है ये जम जाता है, इसका उच्च गलनांक होता है, इसलिए ये अपवाद में आएंगे। बाकी नारियल का तेल और ताड़ का तेल तो है असंतृप्त वसा, और मछली का लीवर ऑयल है वो संतृप्त वसा है। अब नेक्स्ट 2 नंबर देखते हैं, संयुक्त लिपिड। इसमें सिर्फ आपको नाम ही देखना है, ये होती है फास्फोलिपिड। संयुक्त लिपिड में फास्फोलिपिड जो है वो संयुक्त लिपिड का उदाहरण है। तीसरा है व्युत्पन्न लिपिड, या फिर जिसे बनाया गया हो या अलग से बनता हो, जैसे स्टेरॉइड होते हैं। स्टेरॉइड जो कि एथलीट्स लेते हैं। बाकी ये स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो जंतुओं में सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो एक टाइप के स्टेरॉइड्स ही होते हैं। और स्टेरॉइड के अंदर क्या होता है, एथलीट जो होते हैं या फिर जो जिम करते हैं वो स्टेरॉइड लेते हैं। अब एथलीट अगर स्टेरॉइड लेगा का यूज करेगा तो फिर अगर वो डोपिंग टेस्ट होता है उसका और उसमें पॉजिटिव आता है तो उस पर बैन लग जाता है, जो प्रतिबंधित हो जाता है। तो एथलीट स्टेरॉइड का यूज करते हैं, पर जब गेम्स आते हैं उनके तो उससे पहले वो बंद कर देते हैं ताकि डोपिंग टेस्ट को वो क्लियर कर सके। नेक्स्ट देखते हैं वसा के रासायनिक गुण। इसमें पहला रहेगा ऑक्सीकरण। अब सामान्यतः ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, O2 का जुड़ना। ऑक्सीकरण है मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। वैसे इसमें एक दो चीजें और भी आती है, वो हम रासायनिक अभिक्रियाओं में देखेंगे। अब इसमें क्या होता है, वसा या वसा से निर्मित जो भोज्य पदार्थ होते हैं इनके ऑक्सीकरण होने के कारण इनमें दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है, जिसको विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे अचार या ये वायु के संपर्क में आने से खराब हो जाते हैं, इसी को भोजन का ऑक्सीकरण होना कहते हैं। जिसमें वसा, जैसे ऑयल होगा अचार में, उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा तो उसमें दुर्गंध आने लगेगी। तो यही चीज इसमें लिखनी है हमें, वसा या
वसा निर्मित भोज्य पदार्थ। इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, जैसे अचार के ऑक्सीकरण से दुर्गंध उत्पन्न होना। जो ये ऑक्सीकरण से दुर्गंध उत्पन्न होती है, इसको हम विकृत गंधिता कहते हैं, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेंसिडिटी। ये है ऑक्सीकरण, वसा का ऑक्सीकरण होना। दूसरा आता है इसमें हाइड्रोजनीकरण। जो हाइड्रोजनीकरण है, इसमें हाइड्रोजन का योग होगा, और हाइड्रोजन का योग होना क्या कहलाता है? अपचयन भी कहलाता है। तो ये वसा का अपचयन। इसमें क्या होगा? H2 का जुड़ना। अब इसमें देखिए, ये है वनस्पति वनस्पति ऑयल। अब अगर इसमें हाइड्रोजन का योग होता है, वनस्पति ऑयल कैसा ऑयल है? ये कैसी वसा है? असंतृप्त। ये असंतृप्त वसा है, और असंतृप्त वसा जो होती है उसमें H2 की कमी होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है। उसमें और हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं। तो जब और हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो इससे ये वनस्पति घी में बदल जाता है। और वनस्पति घी कैसी वसा है? ये है संतृप्त वसा, जिसमें H2 पर्याप्त मात्रा में होती है। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि वनस्पति ऑयल को वनस्पति घी में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण। अब जब वनस्पति ऑयल में H2 का योग होता है और वनस्पति घी में बदलती है, तो इसमें दो उत्प्रेरक काम में आते हैं। एक होता है पीडी और एक एनआई। पीडी होता है पेलिडियम, एनआई होता है निकल। ये दोनों उत्प्रेरक इसमें काम आते हैं। इससे क्या होता है? इन दोनों उत्प्रेरक से ये जो क्रिया हो रही है वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी में बदलने की, इसकी गति को बढ़ा देते हैं। तो गति बढ़ा रहे हैं, तो ये धनात्मक उत्प्रेरक होंगे। उत्प्रेरक का क्या काम होता है कि जो भी अभिक्रिया हो रही है उसके वेग को बढ़ा दे। तो ये धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, पैलेडियम और निकल, जो कि हाइड्रोजनीकरण यानी वनस्पति ऑयल को वनस्पति घी में बदलने की क्रिया में उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक के रूप में काम आते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदलने के लिए कौन से उत्प्रेरक काम में लिए जा सकते हैं? ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। इनको हम लिख देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। ये कौन से थे? पीडी व एनआई। असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदलने की विधि। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजनीकरण।
या फिर अपचयन। जैसे वहां क्वेश्चन ऊपर पूछा जा सकता है, विकृत गंधिता किस कारण उत्पन्न हो जाती है भोज्य पदार्थ में, तो ऑक्सीकरण के कारण। या फिर यहाँ ये भी पूछ सकते हैं कि वनस्पति घी बनाने की विधि क्या कहलाती है। तीसरा और लास्ट होता है इसके अंदर वसा के रासायनिक गुणों में साबुनीकरण। साबुनीकरण से स्पष्ट है कि साबुन का निर्माण। अब हमने पढ़ा था वसा, इसमें दो टाइप आते हैं, एक तो वसीय अम्ल, दूसरा होता है ग्लिसरॉल। ये दोनों। अब वसीय अम्ल कितने टाइप के होते हैं? तीन। पहला स्टीयरेटिक, दूसरा पामेटिक, तीसरा ओलिक। ये ग्लिसरॉल है। अब यहाँ जो वसीय ऑयल यूज होता है वो अरंडी का तेल होता है। साबुन बनाने के लिए अरंडी का तेल यूज किया जाता है। अब इसकी क्रिया किससे कराई जाती है? NaOH से, जिसको हम क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। जो ये NaOH होता है, ये क्या है? प्रबल क्षार है। अब वसा की जब प्रबल क्षार से क्रिया कराते हैं तो दो उत्पाद बनते हैं। पहला तो बनेगा साबुन, इसमें क्या है? सोडियम। तो यहाँ आएगा सोडियम के। अब ये तीन चीजें हैं वसा में, ये तीनों स्टीयरेटिक, दूसरा है पामेटिक व ओलिक। ये लवण बनेंगे। लवण क्यों बनते हैं? क्योंकि अगर हम अम्ल और क्षार, क्योंकि ये वसीय अम्ल है, अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? नमक माने लवण और जल मिलता है। तो ये सोडियम के स्टीयरेटिक, पामेटिक व ओलिक लवण। अब जो ये चीज है इसी को हम क्या कहते हैं? साबुन। और एक जो चीज और बनेगी साथ में, वो बनेगी ग्लिसरॉल जेली, क्योंकि ये ग्लिसरॉल से भी क्रिया करेगा। और ये होती है पारदर्शी। अब इस ग्लिसरॉल जेली का क्या यूज होता है? जो पारदर्शी साबुन आते हैं, जैसे पियर्स वगैरह आती हैं, जो पारदर्शी साबुन होती है वो ग्लिसरॉल जेली की सहायता से बनाई जाती है। अब एक चीज और लिखेंगे इसमें, नहाने के जो साबुन होते हैं, ये जो बने हैं ये वाले साबुन सोडियम के स्टीयरेटिक, पामेटिक व ओलिक लवण, ये वाले जो साबुन है ये कपड़े धोने के। अब नहाने की साबुन जो बनाते हैं उसमें क्या मिलाते हैं? उसमें KOH यूज करते हैं। ये जो NaOH यूज हो रहा है उसकी जगह KOH यूज होता है, जिससे ये थोड़े सॉफ्ट बनते हैं।
एक चीज जो एग्जाम में आई हुई है, अलसी जो होती है, अलसी में मुख्यतः ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। अलसी जो है ये ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि अलसी में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो ये ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, इसमें हमने वसा को पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटीन देखेंगे और उसके बाद विटामिन्स। थैंक यू।